हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड के लिए हमारे जो भी पब्लिकेशंस, सपोज भारतीय भवन पब्लिकेशन की हम अगर हम बात कर लेते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली भी बात कर रहे हैं यहां पे, और हम उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा विज्ञान और मापन, इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि भाई बेसिक ये विज्ञान है क्या, ये साइंस क्या है, क्या चमत्कार है या फिर कोई और चीज है। तो हमने पाया कि भाई ये चमत्कार तो है, लेकिन ये सैद्धांतिक चमत्कार है। ये ऐसे चमत्कार हैं जहां पर कोई भी उस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो उसी चमत्कार पे पहुंचेगा। कौन सा चमत्कार? तो भाई जो रिजल्ट आता है वहां पे पहुंचेगा। मतलब अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रही है, वो चाहे मैं करूं, वो चाहे आप करो, और चाहे कोई और करे, सब लोग एक ही रिजल्ट पे पहुंचेंगे। अगर सभी ने सेम प्रोसेस अप्लाई करी, सावधानियां बरती, सेम रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ये है हमारे विज्ञान का चमत्कार। और अगला क्वेश्चन था कि भैया इस विज्ञान को पढ़ने में, इस विज्ञान को एक्सप्रेस करने में, इस विज्ञान को किसी को समझाने में हमको जरूरत पड़ती है मापन की, मेजरमेंट की, कैलकुलेशंस की। उसी वजह से हम इसको सबसे पहले, हमारे विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले हम इसको देख रहे हैं। मतलब हम बात करेंगे मेजरमेंट की, मापन की। इसके अंतर्गत हमने देखा कि मापन जो होता है वो होता है किसी भी अननोन, मतलब अज्ञात राशियों की ज्ञात राशियों के साथ में तुलना। ठीक है, और इसी सिलसिले में हमने ये पाया कि जब कोई भी राशि व्यक्त की जाती है, मतलब उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं या किसी को बताते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो हमको एक संख्या और उसकी एक इकाई की जरूरत पड़ती है। और वो संख्या बताता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है या कम है, अमाउंट को एक्सप्रेस करता है। जबकि उसकी जो इकाई है वो नेचर ऑफ मेजरमेंट को बताती है कि भाई किस तरीके का मापन हो रहा है। मापन करने की जो प्रकृति है उसके बारे में बताती है। जैसे हमने कहीं पे बात किया लीटर, मतलब वो लिक्विड का मापन है। अगर मैंने कहा 7 लीटर, मतलब समझ में आता है कि 7 उसका अमाउंट था, उसका नंबर था, उसकी संख्या थी। और लीटर क्या था भाई? तो लीटर था कि भाई ये लिक्विड का मापन है। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम यहां पर बात करना चाह रहे हैं अब कि इन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग यूनिट्स थी। अलग अलग यूनिट्स मतलब अलग अलग जगहों पे आपके क्षेत्र विशेष में अलग इकाई बोली जाती है, और कहीं जाएंगे तो उसकी इकाई बदल जाएगी। क्या भाई? जैसे मैं कहता हूं पाव, एक पाव क्या होता है? उसका मतलब 250 ग्राम। तो ये पाव क्या था? होना तो 250 ग्राम चाहिए था। ये पाव से क्या हम विदेश में जाकर के बोले, हम अमेरिका में जाए और वहां बोले भैया एक पाव, तो वो समझेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। वो क्या समझ सकता? 1 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम, ये चलेगा वहां पे। तो मतलब समझ में आता है कि हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं अब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को। हम सिर्फ अपने देश में बोलचाल के लिए यूज नहीं करने वाले, हम इंटरनेशनली किसी दूसरे देश के साथ में किस तरीके से तादम्य स्थापित करेंगे उसकी हम बात करेंगे आगे। विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उसके संबंध। अब क्या भाई, अलग अलग पद्धति हमने जैसा कि डिस्कस किया। ठीक है, एक सेशन जस्ट इसके प्रीवियस सेशन में अगर आप देखते हैं तो हमने बहुत सारे तरीके की पद्धतियों की बात करी। हमने सीजीएस सिस्टम की बात करी, हमने एमकेएस सिस्टम की बात करी, हमने एफपीएस सिस्टम की बात करी। तो इनमें क्या संबंध है, एक दूसरे के साथ में संबंध कैसे भाई? तो जैसे मैं कहता हूं 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो सीजीएस का हो गया सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर लूंगा तो भैया 1 मीटर हो जाएगा। तो ये एमकेएस पद्धति का हो गया मीटर। तो मतलब सेंटीमीटर यानी सीजीएस से मीटर, मतलब एमकेएस पद्धति में क्या रिलेशन है, इसकी भी हम बात करेंगे, उनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे हमारे ताप और ऊष्मा के मात्रक की। ठीक है, टेम्परेचर एंड हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सुनने में आपको ऐसा लगता होगा ना, टेम्परेचर हीट एक ही चीज तो है, लेकिन हम यहां पर डिस्कस करेंगे भाई कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस, हम इसकी बात करेंगे इसी सेशन में। मतलब ये समझ जाइए कि ये जो सेशन होने वाला है इस चैप्टर के लिए, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आज रेगुलर प्रैक्टिस में यूज होती है, जिसके बारे में अगर आपके पास जानकारी होगी तो ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ही आप किसी को कुछ चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अब तो हमारा वर्ल्ड बहुत छोटा हो चुका है,
बोले कैसे छोटा हो गया भाई? तो अब ऐसा हो गया कि अब सभी चीजें ग्लोबली अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे पहले भाई आप अपने ही लोकल के किसी टीचर के पास में जाते थे और आप अपनी पढ़ाई करते थे। अब आप देखिए अभी कैसा भाई, एक टीचर यानी यहां से हम लोग एक साथ पूरे देश भर में जितने भी स्टूडेंट्स चाहे वो हमसे पढ़ सकते हैं। मतलब पूरे देश भर में क्या, अगर कोई बाहर भी बैठा हो वो भी पढ़ सकता है। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं कि हमारी टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल होती चली जा रही है। मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहते हो, और अगर वर्ल्ड लेवल पे कम्युनिकेट करना है तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो चलिए भैया शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हम बात करना चाहेंगे एसआई पद्धति की, और एसआई पद्धति क्या है इसकी हम बात करें, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये क्या है इसकी चर्चा करें। उसके पूर्व हम जरा बात करते हैं कि ये अलग अलग यूनिट्स किस प्रकार की होती हैं। तो एक हमारे पास यूनिट का सिस्टम है एक्सप्रेस करने का, सीजीएस। एक है हमारे पास एमकेएस, एक हमारे पास था एफपीएस, और एक आ गया हमारे पास एसआई। ये है क्या, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बता रहा है ना, ये बता रहा है लंबाई, ये जो दूसरा वाला मान है ये बता रहा है द्रव्यमान, और ये जो तीसरा वाला मान है ये बताता है हमें समय के बारे में। ये सभी सेकंड है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये फुट है। इसको मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि ये आपको कॉमनली सुनने को नहीं मिलता। ये फुट, ये पाउंड, ठीक है, ये किलोग्राम, ये मीटर, सभी हो गया भाई, ये सेंटीमीटर, ये ग्राम, ये हो गया हमारा ग्राम, और ये सभी तो है ही सेकंड, ये सब सेकंड। मतलब समझ में आता है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कितने सिस्टम है, एक सीजीएस है, एक एमकेएस है, एक एफपीएस है। अब हुआ क्या कि भाई ये सब अलग अलग थी। जैसे अगर अपन इसकी बात करते हैं एफपीएस की, तो ये ब्रिटिशियस लेकर के आए थे हमारी कंट्री में, है ना। पाउंड मतलब वेट मेजर, सॉरी द्रव्यमान मेजर करते थे, एंड फुट मतलब लंबाई। अभी भी चलता है ना, फीट, फुट का ही प्लूरल फॉर्म, बहुवचन फॉर्म है भाई फीट। अब जैसे देखते हैं जब दीवार नापना होता है, जो पेंटिंग करने आता है वो कैसे नापता है भाई, फीट में। जब हम बात करते हैं जमीन नापने की बात करते हैं, जैसे घर बनाने के लिए जब जमीन की बात करते हैं तो स्क्वायर फुट में बात कर रहे होते हैं। मतलब ये अलग अलग यूनिट्स अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो रही है। तो क्या किया जाए भाई, ये तो बड़ा लफड़े वाला काम है। कोई मीटर में बात कर रहा है, कोई फुट में बात कर रहा है, तो नंबर तो अलग अलग आएगा ना। कोई सेंटीमीटर में कर रहा है, कोई मीटर में। तो जैसा मैंने अभी सिखाया कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। अब कोई सेंटीमीटर में बोल रहा है और सामने वाला समझ रहा है कि यार वो मीटर में बोल रहा है, बोला 1, लंबाई कितनी है तो बोले 1। भैया 1 क्या, सेंटीमीटर की मीटर बताना पड़ेगा। 1 किलोमीटर और बड़ी यूनिट होगी। तो इसी के लिए क्या हुआ, यह मापन की पद्धति का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यह पद्धति सन 1967 नापतोल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई थी। 1967 में एक मीटिंग किया पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोगों ने, मतलब कौन से लोग होंगे भाई, जो इस पे काम करते थे, किस पे, नापतोल, ठीक है, वो वाला नापतोल नहीं जो टीवी पे आता है, नापतोल भाई। नापतोल मतलब मेजरमेंट करने वाली जितनी इकाइयां थी, जितनी भी कम्युनिटी थी जो कि इसके ऊपर काम करती थी, उन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसा काम किया कि भाई एक जगह मिलते हैं, और मिलने के बाद इन्होंने क्या किया भाई, अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन में एक इस तरीके की बात करी कि अब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक ही यूनिट चलेगी, चाहे वो इंडिया में हो, यूरोप में हो, या फिर आप अमेरिकन कंट्रीज के पास में कहीं पर भी हो, आप जहां कहीं भी होंगे, एक ही तरीके की यूनिट चलेगी सब जगह, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैलिड कर दी, ठीक है ना। जैसे हम जो पाव की बात करें तो वो हमारे देश में चलती, बाहर नहीं चलती, लेकिन अगर हम ग्राम में बात करेंगे तो विदेश में भी समझी जाएगी। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी था, नहीं तो वो कंट्री वाइज वेरी कर रही थी और बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो इसीलिए क्या किया गया, तब से यह पद्धति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो गई। इस पद्धति में क्या है भाई, तो 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं। 7 क्या है भाई, इसके मूल मात्रक, और 2 है संपूरक मात्रक। और ये जो एसआई है वो जनरली मैक्सिमम केसेस में किसको ले ली गई, एमकेएस को। एमकेएस जो सिस्टम था, इसी सिस्टम को ले लिया गया किसमें, एसआई सिस्टम में। तो इसके अंतर्गत यहां पे हमारे पास 7, जैसे हम बात करते हैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को मेजर किया जाने लगा किसमें भाई, किलो में, केजी में, इसको केजी में। उसी तरीके से हम बात करते हैं लंबाई की,
तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कह दिया हमने क्या भाई, इसको हमने कह दिया मीटर। इसी प्रकार से हमारे पास में एक था समय, समय को किस चीज में मेजर करेंगे, तो इसको मेजर कर लेंगे हम सेकंड। इसी प्रकार से हमारे पास है भाई विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में मेजर करेंगे भाई, एम्पियर में। अच्छा, ए से इसको डिनोट करते हैं एम्पियर। इसके बाद है हमारे पास उष्मागतिकी ताप, टेम्परेचर, इसको किस में मेजर करें भाई, तो इसको हमने मेजर कर लिया केल्विन में। अच्छा भाई, और इसके बाद आई ज्योति तीव्रता और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। चिपक गया भाई, पदार्थ की मात्रा। अच्छा, अब इनको इंडिविजुअली मैं बात करता हूं। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब सिंपली ये है कि आप जैसे देखते हैं ना, जब आप बल्ब खरीदते हैं तो कोई बल्ब कम ग्लो करता है, कोई बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, तो इसकी ग्लोइंग कितनी है, कितनी चमक है ना। आप फोन में ब्राइटनेस सेट करते हैं ना, सब लोग करते होंगे भाई, ब्राइटनेस बढ़ाओ, ब्राइटनेस कम करो, मतलब आप क्या, आप उसकी ज्योति तीव्रता सेट कर रहे होते हैं। इसको नापा जाता है कैंडेला में, इसको कैंडेला में नापा जाता है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं मैं, 2300, ठीक है, ल्यूमिनोसिटी होती है किसकी, जो सनलाइट होती है उसकी। अब अगर मान लीजिए आपको खरीदना है एक प्रोजेक्टर, जिससे कि आप बड़े स्क्रीन पर देख सके, और आपको दिन में चलाना है, धूप में चलाना है, तो आपको कितनी ल्यूमिनोसिटी चाहिए भाई, 2300 तक तो सूर्य है, उससे ज्यादा ल्यूमिनोसिटी की चाहिए, मतलब कम से कम 3000 हो या 3500 या 4000 ल्यूमिनोसिटी की होगी, तब आप देख सकते हैं। और अगर अंधेरे में, मतलब बंद कमरे के अंदर जहां अंधेरा है, वहां पर अगर आपको देखना है तो भाई 1000 ल्यूमिनोसिटी भी होगा तो बहुत हो जाएगा आपको, 1500 ल्यूमिनोसिटी भी होगा तो बहुत हो जाएगा आपको। तो ये चीज है, कैंडेला में नापा जाता है ज्योति तीव्रता को। इसी तरीके से पदार्थ की मात्रा है जिसको नापा जाता है मोल में। कोई भी पदार्थ है उसके अमाउंट को किसमें मापा जाता है भाई, मोल में। केमिस्ट्री में खूब पढ़ेंगे अपन इसको, पदार्थ की मात्रा को, ठीक है ना। वहां जितने भी केमिकल रिएजेंट्स जो भी लिए जाते हैं, जब हम वहां पे कोई नई चीजें फॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहां पे पदार्थ की मात्रा की खूब जरूरत पड़ती है, मोल में चलता है। इसी तरीके से दो लोग और हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और घन कोण ये दोनों संपूरक कहलाते हैं। संपूरक का क्या तात्पर्य भाई, तो ये तो डायरेक्ट मेजर होती है, ये जितनी चीजें लिखी गई है इसको आप कह सकते हैं भाई ये आधारी है, ये जो है ये आधारी है। आधारी मतलब मूल है, ये कौन है, मूल है, बिल्कुल। मूल कहने का मतलब क्या हो गया भाई, तो ये डायरेक्ट मेजर होती है, ये सब डायरेक्ट मेजर होता है। द्रव्यमान डायरेक्टली मेजर होता है, लंबाई डायरेक्टली मेजर होता है, समय डायरेक्टली मेजर होता है। विद्युत धारा, धारा भाई ये तो धार हो गया सिर्फ, विद्युत धारा ये भी डायरेक्टली मेजर होता है, ताप डायरेक्टली मेजर होता है, ज्योति तीव्रता डायरेक्टली मेजर होती है, पदार्थ की मात्रा डायरेक्टली मेजर होती है, ये डायरेक्ट। इनको मदद करने के लिए संपूरक मात्रक बनाए गए। चूंकि ये जैसे लंबाई की बात करते हैं तो आज सीधे सीधे जाएंगे तो ये तो लंबाई है, लेकिन मैं इसी पॉइंट को लेकर के इधर बढ़ाया तो ये तो केंद्र पे यहां पर क्या बन गया, यहां तो कोण बन गया। इसको कौन मेजर करेगा भाई, तो इसको मेजर करने के लिए इसी को कहते हैं हम समतल कोण। इसको मेजर किया जाता है रेडियन में, इसको और रेडियन में। और घन कोण की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टे रेडियन में, इसको स्टे रेडियन में मेजर किया जाता है। घन कोण कैसे समझेंगे भाई, तो घन कोण मैं आपको बहुत अच्छा समझाता हूं, जरा समझिएगा। ये तरबूज, और तरबूज में क्या करते हैं भाई, जब तरबूज खरीदने आप जाते हो तो आपने देखा होगा ना, ऐसा एक रेड कलर का भैया पका हुआ तरबूज है, ये ऐसा काट करके ये क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये वाला सेगमेंट जो ये यहां पर हमको बाहर की तरफ मिलता है तरबूज में, बीज भी बना लो भाई, तरबूज है बिना बीज के तो होगा नहीं, ये बीज वाला तरबूज, यहां पे जो ये जो कोण बना है इसी को कहते हैं हम घन कोण। मतलब पूरे तरबूज को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिएगा तो ऐसे बिखर जाएंगे, और सबको फिर से भरना शुरू कीजिए तो फिर से तरबूज मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, इस पूरे तरबूज को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है, और इसको ऐसे बिखरा दीजिए, फिर से जब समेटेंगे तो वापस से सिमटता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब समझ में आता है, इसी को कहते हैं क्या, घन कोण। मतलब दो जो संपूरक मात्रक थे, एक समतल कोण और दूसरा घन कोण, तो समतल कोण को रेडियन में और घन कोण को हम स्टे रेडियन में मेजर करते हैं।
यहां पे भाई बात होती है हमारी ये सब किसकी, इंटरनेशनल सिस्टम की। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे बल का मात्रक न्यूटन में नापते हैं, बल का मात्रक न्यूटन में नापते हैं। क्यों नापते हैं भैया बल का मात्रक न्यूटन में? अब देखिए बल को अगर मैं लिखूं, है ना, बल को, तो भैया इसको हम नापते हैं न्यूटन में। होता क्या है बल? तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। थोड़ा सा पेशेंस रख करके इसको समझेंगे। आई नो कि ये वाले पॉइंट्स अभी आपको आगे चल के जस्ट पढ़ने, लेकिन यहां पे आपको समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, तो एक बार देख लीजिए। द्रव्यमान को सीधे सीधे केजी में नाप सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को किस में भाई, मैं थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। त्वरण होता है विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर। अब देखिए विस्थापन अल्टीमेटली लंबाई होती है। विस्थापन जो होती है वो कैसे नापी जाती है? लंबाई में, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो गई भाई? ये विस्थापन अल्टीमेटली मैं लिखता हूं तो ये हो गई हमारी लंबाई। समय देखिए आपकी बेसिक यूनिट है, द्रव्यमान आपकी बेसिक यूनिट है, यानी ये बल जो था ये आपके बेसिक में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसको लिखते हैं तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं भाई? केजी, विस्थापन को मीटर, समय को सेकेंड स्क्वायर। मतलब बल की जो इकाई होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसी चीज को कहते हैं हम न्यूटन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। अब न्यूटन क्यों नाम दे दिया भाई? तो न्यूटन एसआई सिस्टम में कह लिया। क्यों एसआई सिस्टम में कहा? क्योंकि न्यूटन ने ही इस रिलेशनशिप को दिया था। ये न्यूटन के द्वारा प्रदत्त है। ये हम पढ़ेंगे हमारे 3rd चैप्टर के अंतर्गत। ये न्यूटन ने ही दिया था, तो इसलिए भैया इसको तो कहना ही पड़ेगा आपको एज इट इज। मतलब क्या समझ में आता है? तो मतलब हमें यह बात समझ में आती है कि एसआई सिस्टम में जरूरी नहीं है कि जो ये फॉर्मेट्स दिख रहे हैं इसी तरीके की यूनिट्स लिखी जाएंगी। हां, उनको मिलाकर के कोई एक नया फॉर्म, एक नया फ्रेम भी बन रहा है तो वो भी आएगा, और किसी के सम्मान में, ठीक है ना, ये न्यूटन के सम्मान में उनको इज्जत देने के लिए कही गई कि इसको कह दिया जाए भैया न्यूटन। इसी तरीके से और भी लोग हैं, जैसे ये एम्पियर थे। ये एम्पियर क्या है भाई? तो एम्पियर को अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो एम्पियर भी उनका नाम था अल्टीमेटली, जिन्होंने इस नियम को दिया था विद्युत धारा के लिए। इसी तरीके से पास्कल आते हैं, फैरेड आते हैं, ये सब लोग क्या एसआई यूनिट में इनको गिनती ली जाती है। लेकिन एसआई यूनिट है क्या? तो एसआई यूनिट भाई 1967 में सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया था, उसका कुछ ना कुछ मान होगा बेसिक में। सबसे मजेदार बात बस यही है, जितने भी दुनिया भर के आप फॉर्मूले पढ़ लीजिए फिजिक्स में, होंगे तो यही 7 से बने हुए। ये जो 7 हैं इन्हीं 7 से मिलकर बने होंगे। ये 7 उसी तरीके से जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 26 लेटर्स आपके पास हैं, उन्हीं को जोड़ जोड़ करके आप नए नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। उनके अलावा कोई नए शब्दों का निर्माण आप पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से बिना इन 7 के कोई नया फिजिकल क्वांटिटी आप नहीं बना सकते। और मदद के लिए 2 और लगेंगे, कोण और समतल को, है ना, घन कोण और समतल को। चलिए, आप चाहें तो भाई इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आप चाहें तो पॉज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये बहुत बेहतर वाली जो बात होती है ना, बिल्कुल इतनी सी भी गुंजाइश ना हो, हमें डाउट रह जाने की, वो वाली हो नहीं पाएगी बात। इसलिए भैया नोट्स प्रॉपरली आप बनाते चलिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई थिंक। चलिए हम बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ, और अब हम बात करना शुरू करते हैं इन्हीं के आधार पे, इन मूल राशियों के आधार पे जिनकी हम बात कर रहे थे कि भाई जैसे द्रव्यमान है ये क्या होगा? तो ये हमारा किलोग्राम, ठीक है। लंबाई है मीटर, लिखते कैसे हैं? स्मॉल m से। किलोग्राम को केजी से। समय को सेकंड से, भाई नाम सेकंड है, s से डिनोट करते हैं, या फिर बहुत सारी जगह पर देखिएगा SEC भी लिखा आ जाता है भाई। उसी प्रकार से विद्युत धारा जिसकी हमने बात करी, एम्पियर A से डिनोट होता है। उष्मा गति की ताप जो है वो केल्विन, कैपिटल K से। एंड जो पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो बात कर रहे हैं, ये आती है मोल से, MOL लिखते हैं। एंड ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, ठीक है, CD लिखते हैं भाई, शॉर्ट फॉर्म इसका CD, ठीक है ना। इसको भी आप रखिए भाई, इसके लिए भी आप चाहे स्क्रीनशॉट रखिए या फिर पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है भाई नोट्स, आपके वही काम आने वाले एग्जाम के टाइम तक। एंड जो इन दोनों की हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? तो इनकी हमने बात करी थी, एक समतल कोण रेडियन और घन कोण हमारा स्टेरेडियन, ठीक है। ये क्या होता है? स्टेरेडियन। और समटाइम्स आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा STRAD, ये पूरा STRAD, स्टेरेडियन। ये घन कोण क्या था भाई? तो घन कोण मैंने बताया ना, कोई घन चाहिए, घन मतलब
क्या होता है? घन का मतलब सिर्फ वही नहीं कि भाई घन का मतलब ये, आप घन का मतलब सिंपली तो यही समझते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं घन का मतलब क्या भी। घन का मतलब 3D शेप से है। मैं ऐसा बनाता हूं तो ये वृत्त है। ये वृत्त को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको समतल चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए ना, हो जाएगा, बन जाएगा वृत्त। लेकिन जब मुझे 3D बनाना होगा, मतलब इसका बनाना गोला, जब गोला बनाएंगे, इसीलिए मैंने तरबूज का एग्जांपल लिया था, तो जब गोला बनाएंगे तो भैया वो तरबूज जैसा ही बनेगा ना, एक बॉल जैसा, एक फुटबॉल जैसा। तो जब उसको बनाना होगा तो एक छोटी सी वैल्यू अगर मुझे पता करनी होगी, सबसे छोटा पार्ट, तो सबसे छोटा पार्ट अगर इस वृत्त को बनाने के लिए चाहिए होता है तो मैं क्या कहता हूं, ये कोण ले लीजिए और इसी कोण से आप बढ़ते जाइए। अब पूरा कितना बढ़ जाइए? तो पूरा 2 पाई बढ़ जाइए। ठीक है, 2 पाई का मतलब, तो पाई का मान यहां पर 180 डिग्री होता है। 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री अगर कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि पूरा वृत्त मिल जाएगा। ऐसे ही मुझे चाहिए होगा जब घन कोण, तो उसके लिए मतलब मुझे चाहिए होगा 3D शेप, तब उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी? घन कोण की। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ी सी और आगे बढ़ी जाए और अब बात कर लेते हैं जरा कि समान प्रयोग के लिए SI मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक, मतलब जनरल यूसेज में, जैसे हम टाइम को किस में यूज करना शुरू कर देते हैं भाई? मिनट में, आवर्स में, दिन में, है ना, ईयर में, डिग्री, लीटर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम SI यूनिट से क्या करेंगे? कन्वर्जन देखेंगे, किस तरीके से हम आम मतलब दैनिक जीवन में जो प्रयोग में लाते हैं जो वर्ड्स, वो किस तरीके से इसके साथ में कंपैटिबल है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिनट के साथ में। मिनट को जनरली मतलब जब टाइम को डिनोट करना होता है तो मिनट से डिनोट कर देते, होता कितना है? तो अगर SI यूनिट के अंतर्गत हम इसको बात करना शुरू करें तो ये 60 सेकंड के बराबर होती है। नॉर्मल है, सबको पता है, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए भाई कि ये SI के अकॉर्डिंगली कितनी वैल्यू हो रही है। जैसे आवर्स घंटे में जब डिनोट करते हैं, प्रतीक किसका भाई? H से लिखते हैं। 60 मिनट का कितना हो जाएगा भाई? तो ये या तो इसी को आप कहिए 60 मिनट में, या फिर इसी को कहिए आप 3600 सेकंड। ठीक है, सेम थिंग, एक आवर जो है ये 60 मिनट के बराबर होगा, या फिर कितने के बराबर हो जाएगा? तो 3600 सेकंड्स के बराबर। वैसे अगर एक दिन की बात करें तो ये 24 घंटे के बराबर। अगर इसको सेकंड से करना है तो ये 3600 से इसको कर दीजिए गुणा, 3600 क्रॉस 24 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर सेकंड्स की वैल्यू। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं वर्ड्स, ईयर्स के लिए, तो अगर ईयर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है भाई, 365.25 दिन होता है। वो लीप ईयर आपको ध्यान में होगा ना, 4 साल में एक लीप ईयर आ जाता है, मतलब 366 दिन का दिन हो जाता, 366 दिन हो जाते हैं एक साल में। तो यही समझिए ना, ये 0.25 का मतलब कितना होता है? 25%। यही अगर 4 सालों तक अगर आप जोड़ेंगे 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो ये कितना हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो भाई 366 दिन हो जाता है। इसको आप गुणा कर दीजिए भाई किससे? सेकंड से, तो ये मिलेगा हमको। इसी प्रकार अगर डिग्री है तो उसको चेंज करना रेडियन में, तो पाई अपॉन 180। इसको तो मैं करके और भी दिखाता हूं। जैसे देखिए, अगर आपके पास आता है 90 डिग्री, इसको आप न्यूमेरिक किसी वैल्यू में, मतलब जो कि रेडियन में, उसमें ऐड नहीं कर सकते डिग्री को। एक बात समझिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं एक छोटी सी पॉइंट, देखिएगा। समान इकाई जब होगी, समान इकाई या समान मात्रक, समान इकाई को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका तात्पर्य, अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं 10 मीटर और माइनस करूं 3 मीटर, तो फाइनली ये मुझे मिल जाएगा भाई 7 मीटर, ये तय बात है। लेकिन कहीं पे मैं लिखता हूं ऐसा कि 5 मीटर माइनस 2 आवर्स, तो क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट, ये कभी संभव नहीं। 1 मीटर में से 2 घंटा माइनस के, भाई जो चीज है ही नहीं वो कैसे माइनस हो जाएगी? या कोई कहता है इसमें जोड़ दीजिए, चलो, तो क्या जोड़ देंगे? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते भाई? क्योंकि यहां पर इनकी जो इकाई है ये समान नहीं है, ये अलग अलग इकाई है। ठीक है, इकाई समान होगी तो जुड़ जाएगी, इकाई समान होगी तो घट जाएगी, लेकिन अगर इकाई डिफरेंट होगी तो कुछ भी नहीं होगा भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये चीज चलेगा। इसी प्रकार अगर मैं कहीं पे लिखता हूं 10 मीटर, जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली बात करता हूं, माइनस 10 मीटर, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग में ध्यान में होता है कि भाई क्या हो जाएगा? 0 ओनली। लेकिन मैं कहता हूं ये होगा 0 मीटर। ये क्या होगा भाई? ये होगा 0 मीटर, नॉट ओनली 0,
यूनिट, इकाई थोड़ी खत्म हो जाएगी भाई। द्रव जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका संख्यात्मक मान है वो 0 हुआ, संख्यात्मक मान 0 हो गया, लेकिन ये मीटर की तो एज इट इज मीटर रहेगी। इसी प्रकार हम अब बात करते हैं 90 डिग्री, अगर इसको कहीं पे नॉर्मली 220 में जोड़ना हुआ तो क्या जोड़ देंगे क्या भाई? इसको क्या 310 लिख दूं? अब 310 लिख भी दिया तो क्या डिग्री लगा दूंगा क्या? नहीं भाई, ना तो जोड़ेंगे ना ही यहां पे डिग्री लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जुड़ ही नहीं सकते, ये दो अलग अलग लोग हैं। तो क्या करना होगा? तो अगर इसको 220 में जोड़ना है तो मैं अभी के लिए तो इसको हटाता हूं, इसको आपको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है भाई, 90 डिग्री गुणे पाई बाई 180, बस इतना काम करना। 90 से 2 बार में कट गया, मतलब पाई बाई 2। अब इसको 220 में जोड़ दीजिए, ये चलेगा, अब मंजूर है। वैसे नहीं था, ठीक है ना? तो मतलब ये पाई बाई 2। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पे 60 डिग्री आ रहा है, इसको कह रहे हैं कि भाई आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, दैट इज 3 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। क्या ये इतना ही होता रहेगा क्या? तो नहीं। अगर मान लीजिए 360 डिग्री आ गया तो इसको क्या करेंगे? पाई अपॉन 180, 2 बार में कट गया, मतलब ये आंसर विल बी 2 पाई। आई होप अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। जब हम 90 डिग्री की बात करें दैट मींस वो पाई बाई 2 से चलेगा। जब 60 डिग्री की बात करें तो पाई बाई 3 आया। जब हमने 360 डिग्री की बात करी तो वो कितना हो गया भाई? 2 पाई। ऐसे ही ये नंबर चलते रहते हैं। ये अब हमने यूनिट को क्या कर लिया है, तो हम किसी भी अंकगणितीय मान में अब इसको ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है कि जब कभी भी समान इकाई होगी तभी उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से अगर लीटर की बात करें तो ये 1 डेसी क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। अब मुझे आपसे डिस्कस करना है इसके बारे में। ये जो 10 की पावर में लिख रहे हैं इसके बारे में, इनके बारे में हमको अब डिस्कशन करना है कि ये 10 की पावर में क्यों लिखा है, ये आखिर क्या है, किस तरीके से वैल्यू चलेगा, क्यों ऐसा काम करते हैं, 10 टू द पावर 7 क्यों लिखा हुआ है। इनकी अब हम शुरू करते हैं बात करना, और साथ ही हम बात करना शुरू करते हैं कुछ प्रीफिक्स सफिक्स के, मतलब कुछ ऐसे प्रीफिक्स हैं, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिसको जोड़ देने से ये एक ही तरीके के नंबर्स डिनोट होते हैं। इनकी हम बात करेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको पॉज करके अभी कभी नोट्स बना सकते हैं भाई। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हम बात करते हैं जो 10 की पावर की मैं बात करना चाह रहा था, मैं उसी की, मतलब मानक एसआई उपसर्ग की। उपसर्ग क्यों कहते हैं? देखिए, अगर कहीं पे 10 की पावर -1 हो तो इसको कहते हैं डेसी, डी से संकेत। अगर इसी तरीके से कहीं पे 10 टू द पावर -2 हो इसको कहते हैं हम सेंटी, सी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 1 मीटर है। अगर इसको मैंने लिखा तो इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 100 सेंटीमीटर का अल्टीमेट मतलब क्या है भाई? तो मैं अगर यहां से लिखता हूं ऐसा देखिए, एक इसको इक्वल लगा देता हूं, ये यहां पे अब मैं कह दूं कि 1 सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1/100 मीटर के। 1/100 मीटर का मतलब क्या है? तो देखिए, ये 1 के ऊपर जीरोस है ना, तो इसको 1/10 की पावर 2 लिख सकता हूं। जब इसको 1/10 की पावर 2 लिख सकता हूं तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सेम चीज ये कैसे लिखा, क्यों लिखा? तो देखिए भाई, एक फॉर्म है, इसको याद रखेंगे। क्या है वो फॉर्म? तो 1/x का व्युत्क्रम अगर लिखते हैं तो ये होता है x की पावर -1, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x की पावर -1 कहीं दिया है तो ये होता है x की पावर +1। अब ये इसकी जगह पे मान लीजिए 1/2 की पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 की पावर में यहां पे -4 लिख सकता हूं। अगर यहां पे 1/5 की पावर x लिखा हुआ है तो ये क्या हो सकता है? 5 की पावर -x। ऐसे ही कहीं पे लिखा है 5 की पावर -x, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 1/5 की पावर +x। मतलब अब ये समझ में आ रहा होगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक नेगेटिव साइन के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब एक छोटी सी बात और मैं यहीं पे सिखाता हूं। बेस सेम हो, एक रूल है, जब किसी का आधार समान हो, आधार समान हो तब घात जुड़ जाते हैं, जुड़ते हैं। जैसे देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं कुछ नंबर,
मैं यहां पे लिखता हूं 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो 10 की पावर 7 प्लस 5, मतलब 10 की पावर कितना हो गया, 12। इसी प्रकार अगर कहीं पर भी लिखा आता है कि 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 5 माइनस 2, मतलब कितना हो गया भाई, तो 10 की पावर हो गया 3। मतलब जब आधार सेम हो तो घात जुड़ जाते। जुड़ने का मतलब क्या है, जब गुणा करेंगे तो ऐड होंगे और जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ये 3 है भाई, ये घट के 3 हो गया। अब यहां से आपको बात समझ में आएगी कि इसको 10 के पावर में क्यों कन्वर्ट कर लेते, क्यों करते हैं भाई, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास एक फायदा हो जाता है। और वो क्या फायदा है कि 10 के पावर में जब चीजें चली गई तो इसको गुणा भाग करना इसके जरिए आसान हो जाता है। अब कहीं पे आपको लिखना हो 1/10,000 और मैं कहता हूं आप नॉर्मली लिख दीजिए 10 के पावर 1 2 3 4, खत्म। दोनों में क्या डिफरेंस है, वो लिखना आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है। यहां पे 4, अब इसी तरीके से मान लीजिए 6 जीरो हो गए, 6 कर दूंगा ना, सिर्फ इतने सारे लंबे अंक लिखने से तो बढ़िया है ये तरीका। तो यही चीज की हम बात करें। अब इसी तरीके से हम कुछ कन्वर्जन्स की भी बात करें, लेकिन 10 के पावर्स में कैसे वेरिएट हो रहा है वो देखते चलिए। 10 की पावर -3 मतलब मिली कहते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, ये म्यू कहते हैं इसको। ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं म्यू, यू जैसा ही दिखता है। ये ध्यान रखिए, यू नॉर्मली आप ऐसे बनाते हैं, ये म्यू है, दोनों तरफ से ऐसी डंडियां बनती हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, इसी प्रकार 10 की पावर -9 कहीं होगा तो वो नैनो होता है। जैसे आप अभी बहुत कॉमनली सुनते हैं ना कि यार ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब वो 10 की पावर -9 जितना छोटा है। अच्छा, 12 अगर हो गया 10 की पावर -12, इसको पीको कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही -15 हो गया तो फेम्टो कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। -18 हो गया अट्टो कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। खैर, आपके लिए जो काम की चीज है वो आप यहां तक की चीजें याद रख सकते हैं। ये आखिरी के दो बहुत कम यूज होते हैं, बहुत रेयर चांस में यूज होते हैं। सबसे ज्यादा तो आपको जो मिलने वाला डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इतनी ही चीजें सबसे ज्यादा मिलने वाली। लेकिन चूंकि हमारे कंटेंट का पार्ट है, हम इसको देखेंगे, क्योंकि अगर कभी किसी ने कहीं से और बढ़ाते चले गए तो कैसे आंसर करेंगे भाई। तो ये रहा हमारे पास आंसर। ये किस में चल रहे हैं, तो सभी को देखिए 10 की पावर माइनस 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 माइनस। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपली है 1/10, इसका मतलब 1/100, इसका मतलब तो 1/3 जीरो, इसका मतलब 1/1 2 3 4 5 6, इसमें 9, इसी तरीके से पूरा बढ़ते चला जाएगा। अच्छा भाई, अब आई थिंक आपको समझ में आ गई है ये बात, तो क्यों ना अब आगे बढ़ जाया जाए और बात किया जाए गुणजों के रूप में। जब इसकी हम बात करते हैं तो कैसे चलेगा भाई, तो 10 की पावर 1 हो, वहां सब माइनस में चल रहे थे, ध्यान रखिएगा, यहां पे सब प्लस में। 10 की पावर 1 को कहते हैं हम डेका, DA से लिखते हैं। इसके बाद 10 की पावर 2 को कहते हैं हम हेक्टो, H से लिखते हैं। 10 की पावर 1 का मतलब ये 10 है, इसका मतलब ये 100 है, कहीं पे ये आ रहा है 1000, तो इसको क्या कहते हैं हम किलो। जैसे आपको मैं इससे रिलेट कराता हूं, जैसे कहीं पे लिखा होता है 1 किलोग्राम, इसका तात्पर्य हो जाता है 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, अगर सिर्फ किलो लिखा है तो इसका मतलब 1000 हो जाता है, ठीक है ना। यहां पे ग्राम लिखा है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ग्राम, सिंपल। अगर कहीं पे 1 किलो लीटर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे भाई, तो कहेंगे 1000 लीटर। ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, 1000 लीटर के। मतलब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किलो का मतलब क्या है भाई, 1000 से। उसी तरीके से जैसे 10 का मतलब था डेका से, 100 का मतलब था हेक्टो से, 10⁶ होगा तो उसको कहते हैं एम, मेगा। अब इसको आपने सुना होगा भाई, केबीपीएस आपने सुना है ना, किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। इंटरनेट स्पीड की बात करते हैं, आपने सुना भाई केबीपीएस, एमबीपीएस, है ना। एमबीपीएस मतलब क्या, मेगाबाइट पर सेकेंड आता है, तो 10⁶ होता है ये। इसी तरीके से आपने गीगाबाइट भी सुना होगा, गीगा मतलब 10⁹। इसी तरीके से अभी बहुत कॉमन है, जब मेमोरीज आप खरीदते हैं ना, तब कहते हैं ना कि भाई ये 1 TB का है कि 2 TB का। टीबी मतलब टेराबाइट, टेराबाइट मतलब 10 की पावर 12, इसको कहते हैं हम टेरा। सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह से हम क्या कह रहे हैं भाई, इसको कहते हैं हम टेरा, हम कह रहे हैं टेराबाइट, टीबी।
तो बाइट किसके लिए यूज होता है भाई? तो हम जो डेटा जो सेव करते हैं बाइनरी फंक्शंस में करते हैं, इसलिए उसको बाइट यूज करते हैं। खैर ये थोड़ा सा अलग पोर्शन हुआ, बट ये तो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं ना, टीबी। भाई हार्ड डिस्क जब खरीदते हैं आप 1 टीबी 2 टीबी, मतलब वो किस में चल रहा है भाई? 10⁻12 में। उसका प्रीफिक्स क्या है भाई? 13। इसी तरीके से जब थोड़े से और हमारी टेक्नोलॉजी रिच होगी तो हम पहुंच जाएंगे 10⁻15 पीटा, पी से डिनोट करते हैं, और 10⁻8 मतलब किस में? एक्सा, ई। अब आप समझिए ना, जब हम अपनी मेमोरीज मतलब कुछ कुछ चीजें हम अपनी स्टोर करने की बात करते हैं तो वो डेटा आप देखते हैं किसमें? जीबी में। मतलब जीबी का मतलब क्या था भाई? गीगा, सॉरी जीबी में यूज करते हैं। इसके बाद हम किस में आ गए भाई? गीगाबाइट्स में आ गए। हम इसके बाद में आ गए किसके अंदर भाई? टेराबाइट्स में आ गए। मतलब अभी जो यूज करना शुरू कर दिया हम, टेराबाइट्स में यूज करना शुरू कर देना। पहले हमारा जीबी से काम हो जाता था, गीगाबाइट से काम हो जाता था, अब टेराबाइट्स में आ गए। टेराबाइट्स के बाद अब किस में भाई? तो आप समझिए ना, जो बड़ी कंपनीज हैं जो इसको होल्ड करती है, बहुत सारा डेटा होल्ड करती है, वो किस में चलती होगी? खुद मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं गूगल, कहां चल रहा होगा भाई? उसके पास में तो इतनी सारी चीजें विकिपीडिया पर रखा हुआ है। मैं सिर्फ विकिपीडिया की बात कर ले तो भाई वो तो एग्जाम में चल रहा होगा, और एग्जाम में भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स में एग्जाम में चल रहा होगा। ठीक है, मतलब यहां से आपको समझ में आया कि ये गुणज है 10 की पावर में चलेंगे, और कैसे सॉल्व होता है ये तो अभी सीख ही चुके हम। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनसे संबंध। जैसे हमने अभी क्या लिख दिया था? हमने लिख दिया था ना भाई कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाएगा। तो अलग अलग पद्धति में जब लिखते हैं तो क्या मात्रक होते हैं और क्या संबंध होता है उनमें? तो देखिए, किसी भी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित सहायता लेते हैं। क्या करते हैं व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए? सबसे पहले उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण और उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों की आधारी मात्रक को लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपने पास मिल गया मान लीजिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का पहले क्या लिखेंगे भाई? किस पर परिभाषित होता है? तो इसके लिए समीकरण लिखना पड़ती है। कुछ भी अगर कहेंगे तो उसके लिए समीकरण लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पर कह दिया कार्य, तो कार्य होता है भाई बल इंटू विस्थापन। पहले आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, मतलब ये बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है। फिर बल की बात करते हैं तो बल जो है ये निर्भर करता है द्रव्यमान इंटू त्वरण पर निर्भर, और इंटू ये जो विस्थापन चल रहा है ये तो चलेगा ही। अब फिर से और बढ़ें तो देखिए, द्रव्यमान को तो यही छोड़िए, त्वरण जो होता है ये हो जाता है विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर इंटू विस्थापन। अब देखिए ना, ये था तो कार्य, और टूटते टूटते कहां पहुंचा? तो ये द्रव्यमान, ये विस्थापन, मतलब ये दूरी से है, लंबाई से है, ये लंबाई, ये सब किस में आ गया? आधारी राशियां हो गई। समय भी कैसी है? आधारी राशि है, मूलभूत राशि है। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले क्या किया? इसको तोड़ दिया। जैसे क्षेत्रफल की बात करते तो लंबाई इंटू चौड़ाई में। अब क्षेत्रफल का मात्रक कैसे लिखेंगे? तो लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ मीटर। मतलब क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक स्क्वायर ऑफ मीटर। वैसे यहां से कार्य के लिए अगर मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे केजी। इसके लिए क्या लिखेंगे भाई? तो ये होता है मीटर स्क्वायर। दूरी किस में? मीटर में। और टाइम किस में? सेकंड में। तो सेकंड स्क्वायर मतलब केजी स्क्वायर मीटर सेकंड के पावर। अब -2 अब तो लिखूंगा भाई। अब तो आपको समझ में आ रही है वाली बात कि s जो नीचे था ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। लेकिन मजेदार कहानी, इसको हम एक नए नाम से जानते हैं, जूल। इन्होंने ही, जूल एक साइंटिस्ट का सरनेम है, उन्होंने ही इसके बारे में, मतलब कार्य के बारे में हमको बताया था। तो उनके सम्मान में इस केजी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमने कहना शुरू कर दिया क्या? जूल। अच्छा, यहां पे जो पढ़ने का तरीका होता है ना, वो बहुत ज्यादा कॉमनली आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारी जगहों पे मिस्टेक भी करते हैं, है ना। हम भी, आप भी, बहुत सारे लोग कर सकते हैं भैया। हम बहुत तरीके से पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर, लेकिन ये पढ़ते कैसे हैं? ये पढ़ते हैं स्क्वायर मीटर। क्या पढ़ते हैं इसको? स्क्वायर मीटर, यानी घात पहले पढ़ी जाती। कहीं पे मान लीजिए आपके सामने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर। मतलब ये जो घात है वो पहले पढ़ेंगे, बाद में बताएंगे वो कौन सी चीज है। क्यूबिक मीटर, जैसे आपने जनरली सुना होगा स्क्वायर फिट, ये बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमनली सुनता है कोई भी। फिट स्क्वायर नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्क्वायर फिट। पावर पहले पढ़ी जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां से अब समझ में आएगा कि कैसे हम व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे अपने आधारी राशियों की सहायता लेके। जैसे अब क्षेत्रफल के लिए अब हम बात करना शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के अन्य मात्रक क्या है? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर।
मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मिलीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, सीएम, ऊपर में 2, एमएम ऊपर में 2। स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या है भाई, तो मान लीजिए ये एक जगह है, यहां पे ये 5 सेंटीमीटर है और इसको कह देता हूं ये 7 सेंटीमीटर, तो इसका ये जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर आने वाली ये जगह, इसको कहते हैं भाई ये क्षेत्रफल, ये है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो ये कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई कहते समय ये तो बिल्कुल नहीं कहा ना मैंने कि भैया ये लंबाई और जो चौड़ाई हो रहा है ये मीटर में ही लीजिए। अब यहां सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं तो सेंटीमीटर में लिखूंगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर अर्थात 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन बस बात इतनी सी है कि क्या ये मैं सबको एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो आप कहेंगे ना। इसको अगर आपको बताना है तो आपको बताना होगा किसमें, स्क्वायर मीटर में। अगर आप स्क्वायर मीटर में बताएंगे तभी कहूंगा कि ये एसआई यूनिट है, नहीं तो इसको मैं एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट का मान नहीं दे सकता। एसआई मतलब स्क्वायर मीटर में चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 10 mm क्रॉस 10 mm अगर कहीं आता है तो इसका मतलब 100 स्क्वायर mm, मतलब 10 की पावर 2 स्क्वायर mm लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक स्क्वायर मीटर की बात करूं तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा भाई 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए ना कितना बड़ा वैल्यू हो गया, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई, तो ये 4 जीरो यहीं पे चढ़ा देते, 10 की पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 10 की पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2। तो मैंने अभी ये चीज सिखाई आपको कि जब बेस सेम होता है तो ऐड हो जाते हैं, तो 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 2 मतलब 4 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन एक बात समझेंगे, ये भी स्क्वायर मीटर, ये भी मिलीमीटर स्क्वायर में था, ये भी मिलीमीटर स्क्वायर में था, तो ये स्क्वायर मिलीमीटर ही होगा, ये जुड़ने पे मतलब ये कवर अप नहीं होंगे, ठीक। चलिए यहां से अभी आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, अब थोड़ी सी और आगे बढ़ लिया जाए। अब हम बात करना शुरू करते हैं भाई इसी तरीके के और एग्जांपल्स के लिए। तो जैसे आयतन की बात करते हैं तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाता है। अब इसका मात्रक ढूंढ के लाइए भाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर, क्योंकि लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, है तो सब के सब लेंथ ही। इन सभी की मैं बात करूंगा तो ये सब कौन है, लेंथ ही है ना। सबकी इकाई किसमें होगी, मीटर में ही होगी ना। ये अगर मैं बात करता हूं एल, इसको मैं बात करता हूं बी और इसको एच, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये भी अल्टीमेटली लंबाई है। इसकी भी अगर मैं बात करूंगा तो ये भी लंबाई ही। आप कहेंगे यार ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई कहते हैं आप तो लंबाई करो, मैं लंबाई इसलिए कह रहा हूं, नापेंगे तो इसको मीटर में ही ना, चलो इसको कह लीजिए आप चौड़ाई। आप चौड़ाई कहेंगे तब भी नापेंगे तो इसको मीटर में ही, इसको भी किस में नापेंगे, मीटर में ही। और इस ऊंचाई को भी किस में नापेंगे भाई, तो इस ऊंचाई को भी मैं तो लिखूंगा कि ये भी लंबाई है। क्यों लंबाई कहता हूं, क्योंकि लंबाई कहने से मुझे समझ में आता है कि ये नापी जाएगी मीटर में। तो मतलब क्या हो गया भाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। अब आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या कहेंगे भाई, तो इसको ही कहते हैं घन मीटर। क्या कहते हैं इसको, घन मीटर। क्यूबिक मीटर का हिंदी है घन मीटर, ठीक। अब बढ़ते हैं, आयतन के अन्य मात्रक जैसे घन सेंटीमीटर भी हो सकता है, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से लीटर जिसका संकेत एल है, इसके लिए मिलीलीटर हो सकता है ना, एमएल। तो ये चीजें भाई इस तरीके से चलती रहेगी। ये क्यूबिक सेंटीमीटर भाई, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। चलिए यहां तक अब आपको समझ में आया होगा इन एग्जांपल्स के जरिए कि कैसे हम अन्य यूनिट्स पर पहुंच रहे हैं। एक और ले लेते हैं हम बात कर लेते हैं घनत्व की। घनत्व क्या होता है भाई, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। यह होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। अब द्रव्यमान तो सीधे सीधे अगर बात करें तो यह मूलभूत यूनिट है। यह कौन सी यूनिट है, मूलभूत, आधारी। तो यह द्रव्यमान के लिए भाई अगर हम लिखें तो यह होता है किलो ग्राम, और आयतन के लिए लिखे तो अभी हमने निकाला क्या, घन मीटर, मतलब क्यूबिक मीटर। अर्थात इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, केजी पर क्यूबिक मीटर। या फिर इसी चीज को मैं ऐसा लिख तो सकता हूं ना, क्या, किलोग्राम मीटर -3 कर दूंगा। क्यों, नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसका सीजीएस में लिखना हुआ तो भाई 1 kg पर क्यूबिक मीटर को क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 10 टू द पावर -3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हम चले गए किसमें, सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वैल्यूज में।
ठीक, चलिए, तो ये यहां तक अब बातें आपको समझ में आ चुकी है। तो अब थोड़े से और एक लेवल अप करते हैं। अब अगला उदाहरण रखते हैं हम किसका भाई, दाब का। मैं बल तक की अभी तक तो बात करते आ ही रहा था, अब हम दाब पे पहुंचते हैं। तो दाब क्या होता है भाई, तो जनरली प्रति एकांक जो क्षेत्रफल होता है उस पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पे जितना बल लगता है उसको हम कहते हैं दाब। तो दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन रखा है वो इसी के लिए रखा है कि आपको किस तरीके से फॉर्मूला बनाना होता है वो समझ में आ जाए। तो देखिए, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पे बोल रहा है लगाए गए बल को कहते हैं दाब। मतलब बल जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, दाब के, सॉरी, बल जो है किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल के। तो हमेशा ही फॉर्मूला होता है का अपॉन से। कहेंगे ये क्या है, जैसे आप अपने मार्कशीट जब देखते हैं तो आप अपने पूर्णांक के साथ में परसेंटेज जब निकालते हैं, अपना प्रतिशत अंक, तो आपके आए हुए मार्क्स का दिए गए पूर्णांक से इंटू 100 करते हैं। तो ये 100 को भूल जाता हूं और इसको भी भूल जाता हूं, तो अभी मैं बोलूं तो किसी का कंपैरिजन, किसी का तुलना कैसे होता है, का अपॉन से। किसको तुलना कर रहे हैं और किससे तुलना कर रहे हैं। जो से है ये हमेशा कैसा होगा भाई, तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। और ये हमेशा निर्भरता होगी, इसकी निर्भरता होगी किस पे, नीचे। मतलब इसको अगर कहते हैं हम अंश और इसको हम समझते हैं हर, तो अंश में हमेशा कौन होगा भाई, जो निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, हर पे निर्भर करेगा। तो कैसे निर्भर करेगा भाई, तो बल निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल पे। अब कहेंगे आपके हमें कैसे पता, आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, आप अपने पेन के ये पीछे वाले हिस्से पे आप बल लगाइए, ये नहीं चुभेगा, और इतना ही बल आप आगे वाले हिस्से पे लगा के देख लीजिए, तुरंत पार हो जाएगा भैया। कोशिश मत करना, है ना, नहीं तो बोलो कि आपने तो भाई उंगली में छेद ही करा दिया हमसे। तो भैया कोशिश मत करना, बस इतना ही ट्राई करना कि यहाँ पे चुभ तो रही है ना, और उतना ही फोर्स यहाँ लगाना, बहुत कंफर्टेबल होगा, ठीक है। मतलब क्या समझ में आता भाई कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्षेत्रफल कम हो गया निब साइड पे, तो वहां पे जो प्रेशर है, जो दाब है, वो ज्यादा लगा। तो यहां पे ये बात तो समझ में आती है क्या, कि क्षेत्रफल जो है ये कम हो जाएगा तो ये दाब बढ़ जाएगा। मतलब ये जो हर में आने वाली चीजें कम हो गई तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये अगर बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगी। तो बल की बात तो छोड़िए, मैं यहां पे इसकी बात करता क्षेत्रफल के ऊपर। तो अब आपको तो समझ में आ गया ना कि दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, अर्थात मैं ये कह लूं कि लगाया गया बल क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। तो का अपॉन से, बल का कंपैरिजन क्षेत्रफल से, यही चीज हमने यहां पे लिखा हुआ। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो बल की एसआई यूनिट मैंने आपको अभी जस्ट पीछे में सिखाई कि बल की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है भाई, न्यूटन। ये उनके सम्मान में कहा जाता है, इसलिए एन लिख दिया। क्षेत्रफल के लिए हमने अभी निकाला, क्या निकाला भाई, तो हमने क्षेत्रफल के लिए निकाला स्क्वायर मीटर। क्या निकाला हुआ है, स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर, मतलब न्यूटन मीटर -2, ये हो गया। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर कहिए या फिर न्यूटन स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। इसे हम पास्कल से जानते हैं। ये जो चीज लिखा है ना, यही क्या होता है, ये होता है पास्कल। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको इन सभी नामों के बारे में बोला था, पास्कल बोला था आपको, न्यूटन बोला था, जूल बोला था। अब उनको देखा आपने किस तरीके से हमने डिराइव करके लिया, ठीक। तो चलिए यहां पर समझ में आ गया होगा, पास्कल भी क्या भाई सरनेम ही है और पीए से डिनोट करते हैं। अतः एक पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। 1 पास्कल न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये चीजें आपको अब बता रही होंगी कि ये किस तरीके से, कैसे कैसे ये जो वैल्यूज हैं इनको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो देखिए भाई, कुछ पॉइंट्स देखने के लिए दिए गए हैं, क्या है, तो जो भी व्युत्पन्न मात्रक जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे उनको जरा एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको अलग अलग समझाया, एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपके ब्रेन में भी ये नाम आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है भाई, कुछ महान वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए और कुछ जगहों पे सुविधा के लिए। इसका क्यों यूज किया, कुछ जगहों पे तो सुविधा के लिए यूज किया और कुछ जगहों पे कुछ महान वैज्ञानिक हैं उनके आदर में, भाई उनको भूल ना जाए हम। अब न्यूटन ने इतनी सारी मेहनत करके इतनी सारी चीजें हमको बताई और उनको ही भूल जाएंगे, तो उनको याद रखे इसलिए दे दिया। तो जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ठीक है ना, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है ये क्या दिया, जूल। जबकि हमको पता है अगर मैं बल की बात करता हूं तो बल के लिए मैं अब बहुत बार लिखवा चुका भाई, क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण।
अब तक तो आपको भी ये पूरा याद हो गया होगा। जब द्रव्यमान की बात करता हूं तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं। यहां पे बात करता हूं त्वरण का, तो ये होता है हमारा विस्थापन बट्टा में स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब समय का स्क्वायर। इस पूरे मान को, मतलब इसके अगर यूनिट देखें तो ये किलो हो गया, ये विस्थापन हो गया मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसको ही कहते हैं हम 1 न्यूटन, इसी वैल्यू को कहते हैं हम 1 न्यूटन। इसी तरीके से मैं जूल की बात करता हूं, तो जूल को कहने से पहले तो मैं कार्य लिखता हूं, ये कार्य के लिए है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ये गुणा होता है। देखिए यहां पे इन दोनों में गुणा होता है। बल की एसआई मात्रक तो न्यूटन है, अभी निकल गई तो रख लेता हूं। विस्थापन को किसमें भाई, तो मीटर, सॉरी मीटर सिर्फ मीटर, न्यूटन मीटर, इसको ही हम क्या कहते हैं भाई, जूल। मतलब 1 जूल की बात करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। लेकिन इनके सम्मान में इनको याद रखा जाए लंबे समय तक, इसके लिए ये सारे काम हम करते हुए आए हैं। और बात करें तो जैसे गैसीय दाब है ना, गैसों का अगर प्रेशर मापना है, गैसीय दाब मापने का एक मात्रक है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से हम जानते हैं। तो एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर एट या संकेत के रूप में एटीएम लिखते हैं, ठीक है। वायुमंडल में वायु दाब को नापने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है भाई, इसी से आई, एटमॉस्फेयर की वजह से हमने लिखा एटीएम और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसे सामान्य दाब मतलब नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, नॉर्मल प्रेशर। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसको और लिख सकता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इसको राउंड ऑफ कर देता हूं 2 डिजिट में सिर्फ लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ देखने के लिए, ये जो भी पोर्शन अभी पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज में आने के लिए, दैट्स ऑल। इसको याद रखने के लिए आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो ये समझिए ये गैस है ना। अब समुद्र के ऊपर देखिए, समुद्र तल के ऊपर अब क्या होगा भाई, तो हमारी ये पूरी पृथ्वी चारों तरफ से गैस से घिरी हुई है, मतलब ऊपर गैसों का पूरा आवरण है। अब ये गैस भाई क्या होगा, इसमें भार तो होगा ही ना। अब इसमें भार होगा तो क्या होगा भाई, ये दाब तो लगा रही होंगी इस पानी पे, समुद्र के जल पे। तो यहां पे एक छोटे से क्षेत्रफल पर जितना दाब ये लगाती है इसी को नॉर्मल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। हम भी अगर खड़े होते हैं कहीं पर तो हमारे सर के ऊपर गैसों का दबाव है। आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, आप बाहर में कहीं पे, जनरली बाहर में जैसे खुले में आप रहिए, तब आपके सर के ऊपर बहुत सारा गैसों का प्रेशर होगा। पूरे वायुमंडल में जितना गैस है उन सब का प्रेशर आपके सर के ऊपर है। लेकिन वही जब आप रूम में किसी कमरे में बैठे होते हैं तब आपके सर के ऊपर सिर्फ उस कमरे की छत के नीचे की जो हाइट है, जितना गैस है वही है ना, तो आपको हल्का महसूस होता है। बाहर बैठना बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। बहुत लंबे समय तक आपको अगर खाली जगह में बैठा दिया जाए तो थकान जैसी महसूस होने लगे। इसलिए तो जनरली देखा होगा ना, छोटे मोटे फंक्शन भी होते हैं ना, तो आदमी क्या कहता है भाई, टेंट लगवा देता है। उससे क्या होता है भाई कि मैक्सिमम टाइम आप बाहर रह करके काम करते हैं या फिर लोगों से मिलना जुलना है जो कुछ भी, तो उससे ये होता है कि आपके सर के ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपको थकान कम महसूस होती है। बाकी हम तो ऐसा ही समझते हैं भाई कि टेंट लग गया मतलब आज कुछ ना कुछ तो होने वाला, पार्टी वार्टी होने वाली, खाने पीने को मिलने वाला, नचने को मिलने वाला है। लेकिन भैया उसके पीछे की थोड़ी सी लॉजिक भी थी, वो लॉजिक भी अब से हम जानते रहेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम जरा इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं मापकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तापमान, ठीक है, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि हम एक टॉपिक इसके अंदर अतिरिक्त रूप में पढ़ेंगे, वो है टेम्परेचर, मतलब तापमान और ऊष्मा का मात्रक, ठीक है ना। टेम्परेचर और यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, हम हीट की बात करेंगे। तो देखिए मापकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान, टेम्परेचर के मापन के लिए केल्विन यूज करते हैं। केल्विन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि भाई क्या होता है, ये केल्विन यूज करते हैं। और केल्विन जो होता है, ठीक है, ये क्यों डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया, तो जरा एक लाइन देखिए। इस मापक्रम पर बर्फ के गलनांक का मान 273.15 तथा जल के क्वथनांक का मान 373.15 होता है। ये क्या है जरा समझिए। हमें जब डिसाइड करना था टेम्परेचर को, तो कैसे, मतलब कुछ तो स्केल होना चाहिए ना। जैसे एक बात समझिए, 1 किलो कितने भार को कहें, अगर मैं कहता हूं 1 किलो है तो वो कितना भारी होगा। तो 1 किलो के भार को कहने के लिए हमने कहा कि 1 किलो भार जिस किसी ने भी बनाया तो इनिशियली एक वेट को उसने रखा और उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, बोला आज से इसको 1 किलो कहेंगे।
समझिएगा, उस समय उस जो अभी 1 किलो उसके 2 गुने मान को किसी ने 1 किलो कहा होता तो वो 1 किलो चलता ना आज के डेट में। उसी प्रकार से हम टेम्परेचर में कैसे डिसाइड करें, तो हमने ये सोचा कि भाई कोई ऐसी चीज ढूंढो जो इस एटमॉस्फेयर में गैसियस रूप में भी अवेलेबल है, लिक्विड में भी है और सॉलिड में भी है। तो हमें पता चला भाई जल, जल ऐसा है कि भाई ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसको ठंडा कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर ठंडा कर दिया जाए तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बर्फ में, और इसको अगर गर्म कर दिया जाए तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में, मतलब जलवाष्प में। बर्फ मतलब क्या हो गया भाई, तो ये हो गया ठोस। यहां पे बात करें तो ये किस में है, द्रव, और अगर यहां पे बात करते हैं तो ये किस में आ चुका है, गैस में। तो ये कहा हमने कि जिस समय वो द्रव में, मतलब जिस समय वो बर्फ में तब्दील होने लगेगा, वो है हमारा 273, यहां पे मैं लिखता हूं 273.15। इससे कम कर देंगे तो ठोस, और इससे ज्यादा जैसे किए तो ये द्रव हो जाएगा। कितना, 273.15 केल्विन से अगर कम रहा, कैसे ही डिनोट करते हैं, तो वो ठोस बदल जाएगा, मतलब बर्फ में बन जाएगा, और इससे ऊपर करेंगे तो वो जल में बदल जाएगा। और अगर इसको और 100 केल्विन अप कर दिया, कितना, 100 केल्विन और अप कर दिया, मतलब 373.15 पहुंचा दिया, तो ये गैस बन गया। गैस मतलब क्या, जलवाष्प। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं आप, भाप बन गया। जो भाप उड़ता है वो 373.15 केल्विन पर। अब आया ना समझ में भाई, भाप जैसे कपड़े डालते सूखने के लिए भाप बन के उड़ने लगता है, मतलब वो 373 केल्विन के आसपास पहुंच गया। और जैसे जो कोल्ड रीजन है जहां बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ गिरने लगती है, मतलब वो 273.15 से नीचे आ गया। तो इसी चीज को चलता है। अब एक और चीज है कि इसके बीच की लंबाई को सेल्सियस मापक्रम जैसे 100 भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग 1 केल्विन कहा जाता है, इसे 1 केल्विन भी लिखा जाता है। देखिए इसको सेल्सियस मापक्रम जिस तरीके से है, सेल्सियस में क्या चलता है भाई, इसी चीज को हम 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपने इसमें प्लस कर दिया तो ये बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनली 0 में 100 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 100। यही 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। या फिर इसी 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो ये 273.15 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये कॉमनली डिग्री सेल्सियस में यूज किया जाता है, बट स्टैंडर्डली इसकी बात किस में होती है भाई, केल्विन में होती है, ठीक है। जैसे देखिए बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, 273.15 केल्विन, या कॉमनली वो 1.5 को हटा करके हम लिख लेते हैं क्या भाई, तो इसको हम सिंपली कह लेते हैं 273 केल्विन लगभग। उसी तरीके से इसका क्वेश्चन, अच्छा गलनांक का मतलब बर्फ का पिघलना, ये गलनांक वर्ड लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है पिघलना, और क्वथनांक का मतलब होता है वाष्पीकृत होना। इसका मतलब है वाष्पीकृत होना, यानी वाष्प में बदल जाना। क्वथनांक का मतलब जब वो वाष्प में बदल जाए। क्वथनांक का मतलब होता है जब कोई भी चीज लिक्विड से कन्वर्ट हो रही हो किसमें, गैस में। और गलनांक का मतलब होता है कि जब कोई चीज सॉलिड से, ठोस से बदल रही हो किसमें भाई, लिक्विड में। जब वो ठोस से द्रव में बदलेगी तो गलनांक, और जब द्रव से गैस में बदल जाएगी तो क्वथनांक। ये 100 डिग्री सेल्सियस में पानी को देखा होगा आप, वो भाप बन के उड़ने लगती है। ये 373.15 केल्विन के बराबर होता है, जिसको कॉमनली 373 केल्विन कह सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब ये टेम्परेचर वाली बात आपको समझ में आई होगी, इसीलिए अब एक छोटी सी बात और सिखाते चलूं कि भाई हमने तो ये पढ़ा था कि -15 डिग्री सेल्सियस भी कोई चीज होती है, -4 डिग्री सेल्सियस भी कोई चीज होती है। ये माइनस में कैसे हो गई, आपने तो इनिशियली बताया था भाई कि जो विज्ञान होता है वो हमारी फिजिकल जो सेंसर्स हैं वो भाई सेंस कर सकते हैं, मतलब समझ में आता है कि वास्तव में होगा। और नेगेटिव का मतलब तो हमने समझा कि भाई ये आभासी हो गया, काल्पनिक हो गया। तो टेम्परेचर क्या काल्पनिक होता है, तो कहेंगे नहीं भैया टच करते हैं हमको ठंड महसूस होती है, तो काल्पनिक नहीं है, ये तो वास्तविक है। और वास्तविक है और इधर कह रहे भैया ये माइनस में, इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन को कहा था आपने। तो भाई अगर मान लीजिए यहां से वैल्यूज थोड़ी सी कम करूं, मैं यहां पे वैल्यूज कम करता हूं, मैं 270 केल्विन की जब बात करूंगा तो मैं इसको -3 डिग्री सेल्सियस तो लिखूंगा ही ना। अगर इसमें प्लस कर रहा हूं, जब मैं 373 केल्विन को कह रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस,
तो पीछे करूंगा तो ये तो माइनस में लिखना पड़ेगा। तो माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा जो स्केल है इस स्केल से कब है, मतलब जिस टेम्परेचर पे वाटर बर्फ में बदल जाएगी उससे ये 3 डिग्री कम है, बस इतना ही मतलब है। यानी ये नेगेटिव का मतलब काल्पनिक नहीं है, इसका मतलब ये कि जो हमारा स्केल है वो स्केल इस तरीके से लिया है कि उससे कम का भी टेम्परेचर पॉसिबल है। अब बात करते हैं भाई और भी कुछ चीजें। तो देखिए केल्विन मापक्रम के लिए एक विभाग मतलब एक भाग जो होता है का मान सेल्सियस मापक्रम के विभाग 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर, मतलब 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। जैसे ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, जे से संकेत देते हैं, क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः ऊष्मा का भी एसआई मात्रक क्या है भाई, जूल। देखिएगा मैंने जो कहा था कि जब हम हीट की बात करेंगे, जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे होंगे, तब यहां पे समझ में आएगा हीट अलग चीज हो गई, ऊष्मा जो है ये क्या है भाई, ये हीट है, ये जो ऊष्मा है ये अल्टीमेटली क्या है, ये हीट है। हीट अलग चीज हो गई और हमारा टेम्परेचर अलग हो गया। तो टेम्परेचर उसकी यूनिट की बात कर लिया, अब हम हीट और उसकी यूनिट की बात करें तो हीट एक तरीके से कार्य है और ये जूल से ही, इसको जूल से ही डिनोट करते हैं। और सीजीएस में इसका मात्रक है वो है कैलोरी। ये खूब सुना होगा भाई, है ना। जैसे ही हम जिम जाने की बात करते हैं, जैसे हम बॉडी वेट की बात करना शुरू करते हैं, बीएमआई की बात करना शुरू करते हैं, तो ये एक वर्ड आके जुड़ जाता है भाई, कैलोरी। ठीक है ना, खूब सुना होगा कि इतनी कैलोरी बर्न हो गई, इतनी कैलोरी बर्न करेंगे तो ऐसी बॉडी बनेगी, ये वो फला ढिमका बहुत कुछ। तो ये सीजीएस यूनिट है भाई ऊष्मा की। अच्छा, इसी प्रकार से इससे बड़ी यूनिट अगर यूज करना होता तो उसको किलो कैलोरी से डिनोट करते हैं। किलो 10⁻³ कैलोरी हो जाएगी, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो मतलब अभी आपको समझ में आ गया कि यहां पर बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी पैटर्न्स है जिसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, लेकिन सब में एक ही वैल्यू है, मतलब एक ही पैटर्न से सब चेंज होंगे। जैसे 1 किलो कैलोरी की जो बात कर रहे हैं वो कितना है भाई, 1000 कैलोरी के बराबर। 1000 मतलब 1 कैलोरी अगर कहें तो 4.186 जूल्स के बराबर होती। मतलब अगर मैंने 4.186 जूल या यूं कह लूं 4.2 जूल का कोई काम कर दिया तो मैंने अपनी 1 कैलोरी बर्न कर दी, 1 कैलोरी हमारी ऊष्मा निकल गई। ठीक है, 1 किलो कैलोरी जो है वो 3 से गुणा कर देंगे इसमें, मतलब 10 की पावर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 मान लो 1 2 3 अंक दाहिने शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 4186 या फिर 4200 जूल, या फिर इसी को कहते हैं 4.2 किलो जूल। ठीक, चलिए, मतलब आपको अब कन्वर्जन भी यहां से समझ में आ गया। यानी जो टारगेट हमने इनिशियली सेट किया था कि हम सीखेंगे वो सब कुछ यहां तक हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, आ गया है अब। तो भाई बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं आप, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com, कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड्स अल्टीमेटली एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हैं। एंड ये पूरे लेक्चर्स आपके एनसीईआरटी बेस पर देखने को मिल जाते हैं इन सेगमेंट्स में। साथ ही हमने एक्सक्लूसिवली यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड भी स्टार्ट कर दिया भाई, जिसके अंतर्गत आप अपने, अगर हम बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं अभी, तो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो भी आपके फेमस पब्लिकेशंस हैं, सपोज जैसे हम ये जो कुछ भी अभी कवर कर रहे थे, ये हमारी पब्लिकेशन जो हमारी भारती भवन पब्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंगली हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे थे। आप क्लिक करते हैं, आपकी क्लासेस ओपन होती है, क्लासेस में जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं, एंड जैसे सब्जेक्ट पे वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, आपके जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने चैप्टर्स है वो ओपन हो जाते हैं। उन चैप्टर्स के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियोस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, साथ ही साथ आपको उसके सारे सेगमेंट, मतलब वन शॉट रिवीजन और आपके बुक की जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन, ये सब कुछ फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं किस किस चीज की भाई, आईआईटी जेईई की तैयारी कर सकते हैं, नीट की कर सकते हैं, यूपीएससी की कर सकते हैं, सीयूईटी की कर सकते हैं, ओलंपियाड, एनटीएससी की तैयारी कर सकते हैं। नॉट इवन दिस, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं यहां से। ठीक है, मतलब आपको घबराने परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। बस अभी के लिए क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आ गया है बिहार बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस, क्वालिटी कंटेंट के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।